स्वागत है आपका ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी में, जिसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड स्पेशल क्लासेस को। ये बिहार बोर्ड क्लासेस का स्पेशल सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम बिहार बोर्ड के साथ साथ अलग चीज़ों को तैयारी कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के साथ साथ आपको हम जनरल कंपटीशन का अर्थ होता है, देखिए लोग समझे जनरल कंपटीशन क्या होता है। इसके अंतर्गत हम जो अलग एग्जाम है उसके ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या अदर एग्जाम, चाहे टीईटी का लेवल का हो या एसएससी लेवल का हो। हम आपको ये तो नहीं कहेंगे कि हम पूरी चीज़ों को पढ़ा देंगे, बट इतना जरूर कर सकते हैं, हम आपको ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं उन चीज़ों के बारे में जितना आपके काम लायक हो। इससे आपकी काफ़ी जानकारी पुख्ता हो जाएगी, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमको पढ़ना कैसे है, चीज़ें के बारे में समझदारी डेवलप होगी कि चीज़ों को कैसे पढ़ा जाता है, कौन कौन किताब क्या क्या कंटेंट रखेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा लेवल को इंक्रीज करेंगे। अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि नहीं, क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम रैंडम आप लोगों को लेवल इंक्रीज नहीं करना चाह रहे हैं, बट लेवल को अब हम ऐड करते जाएंगे। आप लोगों ने थोड़ा पॉलिटी पढ़ लिया, आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है अलग अलग एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में। जैसे कि आप सोचेंगे कि आईआईटी में क्वेश्चन, सॉरी आईआईटी नहीं, यूपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बीपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, या आपके बिहार बोर्ड में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या बिहार पुलिस, आप वही क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए पढ़ते हैं वही क्वेश्चन आपके अलग अलग आपको एग्जाम में दिखेंगे। बस आपको अप्रोच डेवलप करना है, आपको तरीका डेवलप करना है कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे, उसी चीज को कैसे उपयोग करेंगे, सेम टाइम में अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे बेहतर तरीके से हम चीजों को पढ़ सकते हैं। बात कुछ नहीं है, बस आपको तरीका बदला, आप वही हैं, आप चीजों को बस तरीका बदल सकते हैं। आप वही होंगे, आपकी स्थिति वही होगी, लेकिन आपके पढ़ने का स्टाइल, आपके सोचने का स्टाइल, आपका तरीका बदल जाएगा। बस आपका क्या करना है, उस चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो बस उसी सीरीज में हम बिहार बोर्ड स्पेशल सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। आज के लिए एक नया बात क्या है कि हम उसमें हिस्ट्री सेक्शन को बहुत जल्दी जोड़ रहे हैं। कल से ज़्यादा उम्मीद है हिस्ट्री सेक्शन को उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हम MWF में पॉलिटी सेक्शन लेंगे और TTS में आपका हिस्ट्री सेक्शन चलेगा। TTS में ये सैटरडे का अगर टेस्ट होगा तो दो दिन ही हम हो सकता है हिस्ट्री लें, या 3 दिन हम हिस्ट्री ऐड कर सकते हैं, वो कल कंफर्म होगा आपका, ठीक है। तो MWF में आपका हिस्ट्री चलाएंगे और इसके बाद TTS में 2 दिन फिर पॉलिटी सेक्शन चला सकते हैं, ठीक है। या टेस्ट को हम लोग संडे को रख सकते हैं, इस पर हम देखते हैं, कल तक नया शेड्यूल हम लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है। बट हम हिस्ट्री को बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम 1 दिन हिस्ट्री और 1 दिन पॉलिटी कन्फर्म हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटी में आप मैक्सिमम सेक्शन पढ़ चुके हैं, आप एटलीस्ट आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा कि पॉलिटी को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। अगर एटलीस्ट नहीं होगा तो आप थोड़ा प्रयास करें, तो चीज़ों को आप समझेंगे, आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं, धीरे 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 आप चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। उसके अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं कि पॉलिटी सेक्शन को ले रहे हैं। पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अलग अलग चैप्टर को, जैसे संघराज क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, प्रियम्बल के बारे में प्रियम्बल तो मैंने पहले पढ़ा, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में पढ़ा, संघराज क्षेत्र, नागरिकता के बारे में और मौलिक अधिकार के बारे में। इतने चीजों को आपने पढ़ चुका है। अब मौलिक अधिकार के बाद आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व आएंगे और मौलिक अधिकार के बाद मौलिक कर्तव्य आएंगे। इस तरह से आपका सीक्वेंस चलता जाएगा। मतलब आप ये पूछेंगे कि ये सीक्वेंस कैसा है, ये सीक्वेंस आर्टिकल वाइज है, ठीक है ना। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हम उसी क्रम में लेके चल रहे हैं जैसा कि हमारा संविधान बना हुआ है। उसमें क्या है, आपको लगा कि नहीं एनसीईआरटी के इस क्रम में क्या फर्क है, इस दोनों क्रम में ये फर्क है। एनसीईआरटी आपको रैंडम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको दिया हुआ है, बट हम इसको क्या आर्टिकल वाइज पढ़ रहे हैं, तो आपका एक एक चीज, कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है। एक एक चीज आप पॉलिटी सेक्शन में आप एक एक चीजों को बड़े गौर से पढ़ेंगे। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने मौलिक अधिकार को खत्म कर लिया है। तो मौलिक अधिकार के खत्म करने के बाद हम लोग आज देखते हैं कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोग क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आज हम उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं कि उसमें कि क्या क्या है मौलिक अधिकार में क्वेश्चन, तो उस पर थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। और मौलिक अधिकार के बाद हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, ये चीजें क्या क्या हैं। तो हम उस पर उसी कड़ी में लेके चलते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन लिखना होगा, उसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना। कि जो सिंपल, ज्यादा नहीं लिखना है, 4-5 क्वेश्चन आपको राइट डाउन करना है। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, जिसमें आपको जो कुछ क्वेश्चन है उसको आपको लिखना है। कि जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि ये समानता का अधिकार क्या है। देखिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था। आप पूछते हैं ना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये हो गया कि समानता का अधिकार क्या है। एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, समानता का अधिकार क्या है, ठीक है।
समानता का अधिकार क्या है, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समानता का अधिकार क्या है, 1 मिनट, हम लोग पहले समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, अधिकार क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। समानता का अधिकार क्या है, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, इसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। ये समानता का अधिकार क्या है, समानता का अधिकार क्या है। 2 नंबर में इतना क्वेश्चन आया है आपका, समानता का अधिकार क्या है। अभी तक इसके अंतर्गत समानता का अधिकार का वर्णन करिए। हाँ ठीक है, समानता का अधिकार क्या हो गया। चलिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको 2 नंबर में आपको लिखना है। आर्थिक न्याय क्या है, ठीक है, ये प्रेम्बल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हुआ आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, आप ध्यान से लिखेंगे, बाद में ये मत आप पूछना कि हमने नहीं लिखा, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार करना है, फिर हम इसके जवाब देंगे आपको। पहला क्वेश्चन हो गया आपका समानता का अधिकार क्या है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका कि आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय क्या है, न्याय में हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक, ये प्रस्तावना का क्वेश्चन है, ठीक है। आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या, अगर पहले इसको लिखा दिए होंगे फिर भी आप इसको लिखेंगे। आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका। आर्थिक न्याय क्या है, क्या हुआ, इमेज नहीं आ रहा है, इमेज नहीं आ रहा है तो व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, इमेज नहीं है। चलो अब बताओ, इमेज दिख रहा है कि नहीं मेरा, बस ओके कर दो आप लोग। उसमें इमेज को बताओ ओके हो रहा है कि नहीं, ओके कर दो अगर इमेज दिख रहा होगा। और व्हाइट बोर्ड, हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा था है अभी, तो अभी आ रहा है ना। अब हम व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं, देखो ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे हम लिखेंगे। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, हाँ व्हाइट बोर्ड मेरे ख्याल से दिख रहा है। तो व्हाइट बोर्ड पे हम क्वेश्चन लिख रहे थे, अगर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो फिर हम आई विल रिपीट, उसको हम रिपीट कर देते हैं कि क्या है। आई विल रिपीट अगेन, उसको हम रिपीट करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि समानता का अधिकार क्या है। पहला क्वेश्चन था आपका समानता का अधिकार क्या है। समानता, समानता, अरे यार समानता लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। समानता का अधिकार और अधिकार क्या है, समानता का अधिकार क्या है। 2 नंबर में, 2 मार्क्स, आपको मार्क्स हमेशा लिखना होगा क्वेश्चन में। चलो, मेरे ख्याल से दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये समानता का अधिकार क्या है। तो है, ठीक है, नेट थोड़ा सा स्लो है, मेरे ख्याल से थोड़ा लेट पहुंचेगा, ठीक है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। देख लो, पहला क्वेश्चन था समानता, पहला क्वेश्चन लिख लिए। तो दूसरा क्वेश्चन तो हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका समानता, अरे यार तो व्हाइट बोर्ड लिखा भी नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम हो गया। हाँ, ये व्हाट हैपेन, ओ अच्छा, सम पहला, हाँ अधिक, लगता है नेट स्लो है इसलिए। हाँ हेलो। हम्म, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। तो दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका कि
दूसरा क्वेश्चन हो गया आर्थिक न्याय क्या है। ठीक है, आर्थिक न्याय क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय थोड़ा स्लो आएगा, धीरे धीरे। आज आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, 2 नंबर में। दूसरा हो गया क्वेश्चन, आर्थिक न्याय क्या है। आपको पहले दे दिया, कोई बात नहीं है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अंतर क्या है, ये तो हो ही गया, इससे अभी तक पढ़ा चुके हैं, ये आ गया। सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। इसके बाद 356, भारतीय धारा में 356 कभी भी प्रशासनिक अव्यवस्था संविधान प्रारूप को नहीं बदलते तो आज पर प्रतिबंध का आधार पर 52, 56, 60। अच्छा कोई बात नहीं, 52, 56, 60। इसके बाद हो गया आपका अच्छा एक क्वेश्चन ये लिखिए, एक क्वेश्चन ये लिखिए, मौलिक अधिकार का हमारे अच्छा एक क्वेश्चन और था, मौलिक अधिकार का महत्व संबंधी। अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको आप लिख लें। भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, अभी हम आपको लिख देते हैं ये क्या है। भारतीय, तीसरा क्वेश्चन है आपका, हेलो दिखा नहीं रहा है क्या, क्या हो गया। कुछ लगता है मैं वो चुरा गया था। हाँ सही बात है। तो हम लोग लास्ट टाइम में बात किए थे, ठीक है, किस पे बात कर रहे थे, स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में शायद मेरे ख्याल से आवाज आ गया होगा अब, ठीक है। हाँ स्वतंत्रता का अधिकार वाला सेक्शन है, उस पर हम लोगों ने बात कर लिया कि स्वतंत्रता का अधिकार के आंसर को कैसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखे उसको थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं फिर से। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हमने कहा आपको कि कैसे तैयार करना है, तो एक परिचय देना है। इतना से भारतीय संविधान के इतना से इतना अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। मतलब 19 से लेकर जैसे 22 में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है, तो लिखेंगे हमारे भारतीय संविधान में इतना से इतना अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अब लिखेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार में भी अलग अलग, जैसे 19 में क्या है स्वतंत्रता, उसके 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता है ABCDEFG पूरा स्वतंत्रता के बारे में एक लाइन कम से कम लिख देंगे, एक एक लाइन करके लिखेंगे। और फिर 20, 21, 22 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अगर ऑडियो नहीं आया इसलिए इसको हम रिपीट कर दिए हैं कि अगर नहीं आया होगा तो आप उसमें से चेक कर लेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट था कि अब हम लोग बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, तो आपको आइडिया लग जाए कि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में या अलग एग्जाम में कैसे पूछता है, ठीक है। अभी हम बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के कुछ क्वेश्चन को देख रहे हैं प्रीवियस ईयर, उसके अंतर्गत जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्याय का प्रकार है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्याय का प्रकार है, ठीक है। तो जैसे कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, ये प्रस्तावना में हम लोगों ने हम लोग पढ़ चुके थे कि हमारा संविधान किस किस तरह के न्याय की बात करता है, किस किस तरह का। देखिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करता है। हम लोगों ने संविधान पढ़ा तो हमारा संविधान में ये बात कही है सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो ये हो गया आपका, ठीक। देखिए इसके अलावा
लोक लेखा समिति, चलिए उस पर बात करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री। संवर्ती बिहार में कितने नीति, एक क्वेश्चन शायद छूट गया, कितने तरह का अधिकार है? एक मिनट, और लगता है छूट गया, कोई बात नहीं। बिहार में महिला दिवस, भारत ढांचे का लक्षण, ठीक, एकात्मक राज, और एक अधिकार के संबंध में, से कोई बात नहीं, बाद में बता दें। उसमें एक अधिकार के संबंध में क्वेश्चन था, कोई बात नहीं है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग एक आध क्वेश्चन और देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ये लिख लें, ठीक है। आवाज कट रहा है, फिर से आवाज कट रहा है। कोई बात नहीं, अभी कुछ ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ बोले नहीं है, ठीक है। अब आवाज आएगा तो कोई बात नहीं है। हम एक ऐसे ही क्वेश्चन पे बात चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना, और कोई एक्स्ट्रा चर्चा नहीं की हम क्वेश्चन का, किस तरह के न्याय की, कितनी न्याय तरह की बात। तो हम लोग अलग अलग अधिकार की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसी में हम लोग देखिए, प्रस्तावना में भी ये क्वेश्चन अलग से आता है कि आपको कि प्रस्तावना में जो किस किस तरह के अधिकार की बात की है, किस किस तरह के न्याय की बात या स्वतंत्रता की बात। स्वतंत्रता, देखिए, न्याय, इसके बाद स्वतंत्रता और समानता, आप उसको पढ़ेंगे सही से, ठीक है ना। आप अगर 1 मिनट रिपीट, देखिए, हम ये कह रहे थे, हमने जब आपको प्रस्तावना पढ़ाया उस टाइम में भी कहा था कि इसमें स्पेशली पूछता है कि प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात कही गई है, या प्रस्तावना में किस किस तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है, और साथ ही साथ प्रस्तावना में ये भी कि किस किस तरह की समता की बात कही गई है, ठीक है। उसको आप एक बार देखेंगे तो वो आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से दे रहे हैं कि आपको लिखना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया है उसका क्या महत्व है, उस पर चर्चा करेंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। आप लिखें, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको, ठीक है, हम लिख देते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का, चल ठीक है, ये ठीक, आप ऐसे लिखेंगे, भारतीय संविधान में, वो तो लिख लेंगे आप, ठीक है। भारतीय संविधान, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, इसको इरेज कर रहे हैं। भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार मौलिक अधिकार का क्या महत्व है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, अधिकार का क्या महत्व है। 5 मार्क, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को आपको 5 मार्क में तैयार करना है, ठीक है। भारतीय संविधान में दिए गए ये मौलिक अधिकार का क्या महत्व है, हमारे जीवन में क्या महत्व, मतलब यही होता है, हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसको थोड़ा, क्योंकि हम शॉर्ट बड़ा नहीं लिखना चाह रहे थे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का हमारे जीवन पर क्या महत्व है, या हमारे जीवन में क्या महत्व है। या सीधा सा क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या महत्व है, तो बस ये हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार को क्यों जोड़ा गया हमारे संविधान में। ये सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो बात बस आप समझ लीजिए कि इसके क्वेश्चन का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। चलिए, और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर होगा तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है।
हाँ, ह्यूमन राइट व्हाट इंडिया स्ट्रॉन्ग, मानवाधिकार का क्या अर्थ है? मानवाधिकार पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मानवाधिकार के में थोड़ा सा चर्चा किए हैं, तो उसको हम बाद में लिखाएंगे, थोड़ा और पढ़ लीजिए आप लोग। तो मानवाधिकार के बारे में भी क्वेश्चन है, तो बट हम उसको थोड़ा चाहते हैं बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा आप लोग पढ़ लेंगे इसके बाद। विश्व से लोकपाल, अमेरिका और राष्ट्र संबंध में टिप्पणी करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, ठीक है। हो गया नोट्स ऑन, आया राम गया राम। चलिए, मेरे ख्याल से हो गया अब। और अच्छा लिखा देंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, क्वेश्चन लिखा देंगे, ठीक। ऑपरेशन क्षेत्रवाद क्या है? जन आंदोलन, नियोजन, स्वतंत्रता के बाद भारत जैसे नए राष्ट्र में कौन सी चुनौतियां थी? सूचना का अधिकार क्या है? उसमें ये नया क्वेश्चन है। राज्यों का पुनर्गठन, एशिया, यह कब हुआ? चलिए, और क्वेश्चन होगा तो हम दे देंगे आपको, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन तो आपको तैयार करना है, क्या करना है? इतना क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार करना है, कल इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। टोटल 4 या मेरे ख्याल 5, 4 या 5 क्वेश्चन हो गए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। हम लोग बात कहाँ कर रहे थे, ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे थे, थोड़ा सा देखते हैं उसको कल के संबंध में, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मेरे ख्याल से मौलिक अधिकार हम लोगों का खत्म हो गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार के बाद हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व समझेंगे, और इसके बाद समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 3 ही हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जितना क्वेश्चन हुआ है उतना क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। ठीक। एक ही क्वेश्चन समझो, ठीक है ना, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है, उसको लिख लेना, ठीक। हम नंबरिंग भूल गए थे, इसलिए मेरे ख्याल से लगा हम 5 क्वेश्चन दे दिए, और 2-3 क्वेश्चन अलग से डिस्कस किए होंगे, इसलिए मेरे ख्याल ज्यादा। समता का अधिकार, एक न्याय, आर्थिक न्याय हो गया, एक, ठीक है, भारतीय संविधान में नहीं, 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन हुआ है, गलत लिखे हो, एक क्वेश्चन छोड़ दिए हो, एक क्वेश्चन शायद छोड़ दिए हो तुम, देखो। एक समता का अधिकार के वाला क्वेश्चन कहे थे, और एक आर्थिक न्याय वाला क्वेश्चन बोले थे, और एक स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में जो स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका संबंध में चर्चा करना है, और लास्ट क्वेश्चन जो हम दिए हैं वो है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम जो दिए थे कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में लिखे। टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है, लगता है गलत लिख लिए हो आप लोग, ठीक है। 1 मिनट रिपीट, चलो हम याद दिलाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन समानता का अधिकार वाला, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक न्याय क्या है, दूसरा क्वेश्चन था आर्थिक न्याय क्या है। तीसरा क्वेश्चन था हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका बारे में वर्णन करने के लिए कहता है। और लास्ट क्वेश्चन हम दिए हैं, जिसके अंतर्गत ये दिए हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में चर्चा करने की। अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का क्या महत्व है हमारे लिए। इस तरह से किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। टोटल 4 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा उतना का आपको क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में और मौलिक कर्तव्य के बारे में, थोड़ा सा इसको एंड करेंगे। एनसीईआरटी में जो चीजें दी हुए हैं उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे। ये क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर इसके संबंध में हमने ब्रीफ आइडिया नहीं दिया है तो एक चीज और भी है कि इसको आपको अनुच्छेद वाइज पढ़ना पड़ेगा। तो अनुच्छेद में बहुत ज्यादा नहीं, ये आपके काम का नहीं है कि सारे अनुच्छेद को आप रटें, बट हम इसके बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं वो कभी कभी पूछ लेता है कि ये चीजें अब इसमें, ठीक है, एक बार तो हम पढ़ लेंगे, गो थ्रू हो जाएंगे, लेकिन इसका जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है ये है कि किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना, अगर बड़े एग्जाम में, कोई कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसका अंतर क्या होता है कि जैसे आपको ऐसे दे दिया कि आप उसमें बहुत सारा 36 से 51 सपोज है, तो 36 से 51 के अंतर्गत अलग अलग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछ देता है, और इसमें मौलिक कर्तव्य भी है, बाद में बताएंगे, थोड़ा अभी आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें से ये क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य है, कौन सा आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व में चीजों को जोड़ा गया है, इस तरह से क्वेश्चन। तो आपको लिस्ट थोड़ा सा दिमाग में आइडिया रहेगा, अच्छा नहीं ये चीजें हमारे मौलिक कर्तव्य में, ये चीज मौलिक अधिकार में दिया गया है, तो आपको इस तरह से लिख सकते। दूसरा फायदा ये होगा कि डायरेक्ट पूछ देता है कि कल्याणकारी राज्य या किसी राज्य के संबंध में, या
14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के संबंध में जो शिक्षा का संबंध, वो कितने अनुच्छेद के अंतर्गत उसको जोड़ा गया। तो इस लिहाजा से भी इम्पोर्टेंट है कि आप सारे अनुच्छेदों को एक बार गो थ्रू हो जाए। तो इस तरह से इसमें चीजें हैं। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी में आपका बहुत कम दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी के बारे में आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और इसके बाद आप अनुच्छेद वाइज जो है चीजों को आप पढ़ेंगे। किससे? तो आप लुसेंट से ही पढ़ेंगे, ठीक। तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो आज हम थोड़ा एनसीईआरटी को ही खत्म कर लेते हैं, फिर कोशिश करेंगे कल से कि पूरा हम अनुच्छेद वाइज जो है चीजों को क्लियर करें। तो हम चलते हैं एनसीईआरटी पे। रुक जाइए 2 मिनट। भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है, इसी के लास्ट में दिया हुआ है आपका मौलिक ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आपका मौलिक कर्तव्य। तो आप थोड़ा सा पेशेंस करके रुकेंगे। ये 26, 27, 28 मौलिक भारतीय मौलिक अधिकार, इसके बारे में चर्चा हो गया, ठीक। समता का अधिकार के बाद अलग अलग तरह का स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है इसमें, इसे हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब ये 8, 9 के बाद 10 जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा ये क्या है? अन्य आरोपी आयुक्त के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके संबंध में हम लोग चर्चा कर लिया। और क्या है नेक्स्ट? आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता, सभी धर्मों की समानता, ठीक। और जो क्या ये अपना ये अलग अलग रीट, हाँ अब आ गया, ठीक। देखिए ये राष्ट्रीय मानवाधिकार है, इस पे क्वेश्चन दिया, इस पे थोड़ा हम लोग और पढ़ेंगे, तो इसके बारे में चर्चा करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या होता है, उसीलिए उस पे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, ठीक। नेक्स्ट आपका हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। तो इसके संबंध में हम लोगों ने पिछले क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्व का क्या मतलब है, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व का क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया था, ठीक है। देखिए नीति निर्देशक तत्व को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राज्य में नीति निर्देशक तत्व का तत्व क्या है, ठीक है ना। तो ये वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज में पूर्व हमें स्वीकार करने चाहिए। मतलब हमने आपको ये कहा था, ये देखिए ये 3 हेडिंग के अंतर्गत आपको समझ में नहीं आएगा, तो अगर नहीं समझ आ रहा तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए। हमने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि ये चीजें क्या है, ये चीजें ये है कि राज्य का जो नीति निर्देशक था, जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के पास संसाधन नहीं था, ठीक है, हमारा देश गरीब था। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ जो है लक्ष्य हमारे लिए कल्पना किया, हमारे देश के लिए, ठीक है ना। कि उन्होंने एक सपना सा देखा कि नहीं हमारा देश ऐसा इतना सुंदर, ऐसा ऐसा होना चाहिए। जैसे लोगों का कल्याण, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर को उठाना, ये सब कुछ उद्देश्य है हमारे। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो चूंकि उस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था तो उसके पास काफी ज्यादा रिसोर्स नहीं था। रिसोर्स मतलब उसके पास पैसे की कमी थी, उसके पास शक्तियां कम थी, उसका जो है आसपास के मित्र नहीं थे, अलग दोस्त नहीं। आज के टाइम नहीं जो हमारे मोदी जी पूरे देश में फेमस, ऐसे नहीं थे उस टाइम में। उस टाइम में हमारा देश आजाद तो हुआ था लेकिन इतना ज्यादा फेमस नहीं था। इसके कारण क्या हुआ कि हम बहुत सारे चीजों को चाह के भी नहीं कर सकते थे। मतलब अगर हम क्या कर सकते थे, हम बस सिर्फ सपना सा देख सकते थे नहीं। इसी के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमारे संविधान निर्माताओं ने जोड़ा ताकि हम बाद में इन चीजों के भारत के, माने देखो इसलिए इसमें क्या है 3 चीज। सबसे पहले वे लक्ष्य उद्देश्य एक समाज के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और तो उस टाइम में नहीं है लेकिन आगे जाके चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए, वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। देखिए इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व को देखने से आपको संविधान निर्माता को भारत की कल्पना का आभास होगा। ये समझने, ये अगर क्वेश्चन पूछा है तो भारत के नीति निर्देशक तत्व से भारतीय
संविधान निर्माताओं के कल्पना का आभास होता है। कैसा कैसा आभास होता है? कल्पना का। ये जो हम ऐसा कल्पना देखते हैं भारत के लिए, ये जो है ना कि सुंदर सा भारत होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, समान नागरिकता समता, पर्याप्त जीवन यापन होगा, महिलाओं पुरुष को समान काम समान मजदूरी मिलेगी, ये सब चीजें लिस्ट है उसमें। एनसीईआरटी में हम आगे दिखाते हैं, नेक्स्ट पेज में है कि अब देखिए 1 मिनट आपको दिखाई देते हैं। अब जैसे ये लक्ष्य क्या था, देखिए 1 मिनट, ये लक्ष्य क्या था? ये लक्ष्य ये था, अब इस पे थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाए। जैसे ये देखिए कुछ चीजें समझिए कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या चीजों को जोड़ा गया। जैसे देखिए लोगों का कल्याण, ठीक है, किस किस तरह से, सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, राजनीतिक कल्याण, जीवन स्तर को उठाना, जैसे ये जीवन स्तर का उठाने का है, संसाधनों का समान वितरण। अब ये जो जैसे तत्व है जीवन स्तर को उठाना, तो उस टाइम में हमारे पास पैसा की कमी थी, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, देश हमारा आजाद हुआ था अंग्रेज के गुलाम से, किस तरह से, तो हमारे देश में रिसोर्स का, पैसे का बहुत बहुत कमी थी। तो जीवन स्तर को उस टाइम में जितना चाहें उतना नहीं उठा सकते। संसाधनों का समान वितरण, हमारे यहाँ संसाधन मतलब वो जो चीजें मिल रही है, जैसे अनाज मिल रहा है, खाना मिल रहा है, आप कोई भी चीज मिल रहा है, उसका कैसे समान रूप से वितरण हो, सारे समाज के सारे लोग, गरीब से लेके अमीर तक, सबको सही तरीके से उसको जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाना। देखिए हम इसी पे बात चर्चा कर रहे थे। उस टाइम में हमारा कोई इस तरह से मित्र नहीं हुआ करता था, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर नहीं होता था, अंतर्राष्ट्रीय शांति को कैसे बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब हम लक्ष्य देखेंगे नहीं। जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध बराबर चल रहा था, तो हम लोग ने कल्पना किया कि नहीं हम लोग शांति होकर रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति क्या होता है ना, जब आपको शांति भी तब आपको सपोर्ट करती है जब आप स्ट्रांग होते हैं। तो आप स्ट्रांग नहीं थे, आपके पास खाने का उपाय नहीं था, आपके पास आसपास कोई अच्छे पड़ोसी मित्र नहीं थे जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए आपको क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सामने। ये सब चीजें हमारे संविधान निर्माताओं ने इन चीजों के बारे में सपना। अब ये समान नागरिकता, ये सब क्या है बताएंगे, समान नागरिक संहिता, इसके बाद घरेलू उत्पादों का बढ़ावा, ये घरेलू उत्पाद के बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। उपयोगी पशु को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों का प्रोत्साहन, ग्राम पंचायत वाला ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे बात करेंगे फिर से। ये इसी के आधार पर जो है हमारे यहाँ पंचायती राज का सिस्टम आया। पंचायती राज क्या है इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे कि पंचायती राज सिस्टम क्या, क्यों, कैसे, क्या लागू हो गया। तो ये चीजें हैं। देखिए जैसे क्या, देखिए हमारे यहाँ उपयोगी पशु को मारने पर भी रोक लगाया गया था, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि जो दूधारू पशु, जैसे गाय के संबंध में चर्चा है हमारे सामने, गाय नहीं स्पेशली दूधारू पशु जो दूध देने वाले हैं उसको आप न मारे, उसको आप इनफैक्ट बढ़ावा दें, ठीक है। इसके बाद घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दें। घरेलू उद्योग मतलब क्या? घरेलू उद्योग का मतलब होता है कि ऐसा उद्योग जो आप घर में लगाए हों, घर में लगा सके, जैसे कि स्मॉल स्केल पर, जैसे कि आप पापड़ का लगा सकते हैं फैक्ट्री, या कोई फैक्ट्री, कोई कपड़ा फैक्ट्री, या कोई फैक्ट्री जो आपका छोटे स्तर पर हो, अपने घर में आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, इसके लिए सरकार काफी बढ़ावा भी दे रही है। उसके लिए अलग अलग लोन का वितरण, एमएसएमई इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एमएसएमई, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायतों का प्रोत्साहन, ग्राम पंचायत मतलब क्या, नीचे लेवल पर जो है लोग भागीदारी हो शासन में। तो इन चीजों पे हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत पहले चीजों के बारे में सपना देख लिया था। हाँ, बट ये है कि चीजें अब धीरे धीरे क्या हो रहा है। अब जैसे एक चीज देखिए, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था का देखरेख और शिक्षा। अब जैसे ये चीज, ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, संता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है ना, ये जो हमारे पास 14 से कम बच्चे को जो पढ़ने का जो अधिकार दिया जोड़ा गया, ठीक है ना, बाद में इसी यही जो पहले ये क्या था, हमारे राज्य के नीति निर्देशक उस टाइम में सबके लिए जरूरी नहीं था ये मुफ्त सेवा, ये आप आज आप मिड डे मील देख रहे हैं, खिचड़ी का प्रबंध देख रहे हैं, या अनाज का वितरण, ये पहले नहीं था व्यवस्था। ये चाहे मिड डे मील हो आपका, ठीक है, मिड डे मील हो, मिड डे मील आप समझ रहे हैं ना, जो स्कूलों में दिया जाता है, ठीक है, बच्चे को मिड डे मील हो गया आपका, या आपका अनाज का वितरण हो गया, या प्रोत्साहन राशि हो गया, या बच्चे को स्कॉलरशिप, ये सब इतनी चीजें नहीं थी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था, रिसोर्स नहीं था। बट धीरे धीरे क्या हो गया, चीजों को जोड़ा गया। तो इस सारे चीजों का कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत पहले कर लिया था। क्या कर दिया था? बहुत पहले इसका कल्पना की थी कि नहीं चलो ठीक है इसके बारे में हो। तो यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, यही मतलब होता है कि जो उस टाइम में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो चीजें नहीं सोचा था उसके बारे में हमारे आज आज जो है क्या होता है, आज जो वो चीजें संभव हुई वही है राज्य की नीति निर्देश। ये सब सारी चीजें, इसको आप पढ़ेंगे एक बार तो समझ में आएगा ये चीजें क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बहुत कम लिखा है, बट हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये क्या हो गया, हाँ, ओ स्टेट क्रिया।
संपत्ति का अधिकार। नागरिकों का मौलिक कर्तव्य, ठीक है। देखिए इसमें बहुत कम दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आगे दिया हुआ है, ठीक है। इस पे अभी हम उस पर बात कर लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूरे अच्छे से। देखिए इसके बारे में संबंध थोड़ा समझ लीजिए इसमें, ठीक है। वह नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में संबंध क्या क्या चीजें, दोनों को क्या मतलब है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इस संबंध में। कि पहला बात, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हुए नीति निर्देशक तत्व उससे कार्यों को कुछ करने की प्रेरणा देती है। ये पहला पॉइंट समझना। आपको अंतर दोनों में पूछा जाए तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए इसको कैसे लिखना है। चलिए 1 मिनट मिटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास पॉइंट है ऐसे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में संबंध के रूप में एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा, मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक है ना, कि आप उसमें सरकार के कुछ कार्य, हम समझाते हैं ये क्या है। वही नीति निर्देशक तत्व सरकार को कुछ काम करने की प्रेरणा देती है। मौलिक अधिकार खास, देखिए दूसरा क्या है, मौलिक अधिकार खास, हाँ, खास तौर पर व्यक्तियों का अधिकार को संरक्षित करती है। तो नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करती है। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों को मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। इस पर बात करेंगे ये क्या चीजें हैं। ये समस्या तब पैदा हो जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून को बनाने में फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया है कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकता व्यक्तिगत हित से ऊपर है, सरकार ने नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। ठीक है, इसमें एक लंबी कानून लड़ाई हुई जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार ने मानता थी कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार का वादक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं ये क्या है। चलिए दूसरा वादक, नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए भी प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है। संपत्ति के अधिकार के बारे में देखिए क्या चीज है। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को मत संबंधों को उठे विवादों के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था कि मूल संविधान में अर्जन समित और संरक्षण का मौलिक अधिकार का सिद्धांत। लेकिन ये संविधान स्पष्ट कहा कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। 1950 में सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति का अधिकार का प्रतिबंध लगा और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को मत विवाद के केंद्रों में यही अधिकार था। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे के तत्व नहीं माना और कहा कि संसद के संविधान के संशोधन करके इसे प्रतिबंध करने का अधिकार 1978 के जनता पार्टी के सरकार ने 44वें संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद के 300, ये भी पूछता है 300 के क के अंतर्गत इसे एक समान कानूनी अधिकार बना दी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। चलिए जो पढ़ना था पढ़ लिए। देखिए हम लोगों ने बात कहा कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। सिंपली बात क्या है कि वही मौलिक अधिकार भारतीय जनता के बारे में संविधान एक विशेष अधिकार देती है, पहला अंतर ये है। दूसरा बात ये कहती है कि ये जो आपका नीति निर्देशक तत्व है ये सरकार को कुछ काम करने के लिए प्रेरणा देती है। क्यों? क्योंकि एक विजन है, एक हम सपना देख रहे हैं कि मेरा देश साइंटिफिक मन, हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय शांति का बढ़ावा दो, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार को हो, पर्याप्त जीवन यापन हो, महिलाओं पुरुष को समान काम समान मजदूरी मिले, इसके अलावा पंचायती राज्यों का मतलब क्या, हम एक देश को सुंदर बनाने के लिए एक सपना देख रहे हैं, एक विजन तैयार कर रहे हैं। इसे विजनरी कहते हैं कि आगे के लिए हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं। तो उस विजन को सपोर्ट करने के लिए क्या है कि अब राज कुछ कानून बनाएगा। सोचिए अब इस विजन के लिए हमको कुछ करना है तो उसके लिए राज को कानून बनाना। अब राज का जैसे ही कानून बनाएगी तो हमारे मौलिक अधिकार से टकराव होगा। इसी में संपत्ति अधिकार के बारे में बात करते हैं, ये टकराव क्या है। तो जैसे कि यही बात कहा है कि पहला काम क्या है कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशकों तत्व को एक दूसरे के पूरक के रूप में हम देख सकते हैं। ये कैसे कि जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ काम पर प्रतिबंध लगाती है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं कि कुछ प्रेरणा देते हैं कि आप कुछ काम कीजिए। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति का अधिकार को संरक्षित करते, मतलब मौलिक अधिकार को व्यक्ति का अधिकार, मतलब मेरा मौलिक अधिकार छीना रहा है तो इसे एक किसी व्यक्ति से संबंधित है कि मुझे बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, मुझे मेरे समता का अधिकार नहीं। लेकिन जब नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो पूरे समाज के हित की बात करते हैं। जब हम देश में शांति की बात करेंगे तो पूरे देश में, हम अकेले शांति की बात नहीं करेंगे, पूरे देश के लोग, सारे लोग शांति की बात करेंगे, ठीक है ना उसमें। ठीक है, जैसे काम का अधिकार होगा तो सबके लिए काम का अधिकार होगा। शोषण के
पर्याप्त जीवन यापन होगा, सबके लिए होगा। महिलाओं और पुरुष को समान काम समान मजदूरी, मतलब महिलाओं पुरुष को अलग अलग, बता दिए क्या है, महिलाओं पुरुष को अलग अलग जगहों पे सेम काम के लिए अलग अलग वेतन दिया जाता है। क्योंकि आप कहते हैं कि आप महिला है तो सेम काम के लिए पुरुष को 400 मिलेगा तो उसको 300 ही मिलेगा। तो इसलिए हमारे संविधान के नीति निर्माणकर्ताओं ने ये सोचा कि नीति निर्देशक तत्व में आगे जाकर हम धीरे धीरे ये लागू करें कि ये मानसिकता बिल्कुल हटाएं कि महिलाएं कम काम कर सकती है या इस लायक नहीं है। तो इस चीजों को हटाने के लिए, और सरकार में लागू भी है, बता देते हैं, सरकार जो है सेम पद के लिए कभी भी जो है आपको भिन्नता नहीं करती है। क्या करते हैं, इसीलिए आपने सुना होगा ना टीईटी वाला जो केस है, ये इसी के आधार पे है ना। हमारे यहाँ बिहार में जो टीईटी का केस है, वो जो आंदोलन हुआ था, नहीं हुआ, थोड़ा सा आइडिया समझा देते हैं ये क्या चीज है, थोड़ा चीजों को आपके बारे में आइडिया होना चाहिए। जिन लोगों का टीईटी, हाल ही में जो टीईटी पास करके जिन लोगों ने शिक्षक में ज्वाइनिंग किया, उनका मानना है कि जो पहले के शिक्षक हैं वो और वो लोग दोनों सेम पद पे सेम तरह का काम करें, तो समान काम समान वेतन। लेकिन ये तो इसलिए सरकार में भी कहीं कहीं हमको दिखता है, लेकिन इसके पीछे अलग तर्क है, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। ब्रीफ आइडिया है कि सरकार ने किस तरह से बहाली की है, उसको कॉन्टेक्चुअल है, वो परमानेंट नहीं है, तो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसे हुआ ना कि सेम पद के लिए अलग अलग लोगों का पेमेंट हुआ, तो सेम पद के लिए तो स्वाभाविक बात है, अपने मौलिक अधिकार के लिए बात करेंगे कि आप सेम वाले पोस्ट को अलग अलग पैसा क्यों दे रहे हैं, ठीक है ना। अब सरकार का एक्सप्लेनेशन, उसकी जो व्याख्या हो कुछ भी हो, लेकिन ये बात उठती है कि आप समान काम के लिए समान लोगों को समान, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों को समान काम के लिए समान वेतन समान पैसा मिलना चाहिए। तो ये चीजें हैं, तो यही है। तो ये इस तरह की चीजों को बारे में सोचा हुआ। अब देखिए कि जमींदारी उन्मूलन कानून का फैसला किया गया। जमींदारी उन्मूलन के बारे में आपको आइडिया देते हैं ये क्या है, जमींदारी उन्मूलन कानून क्या है। जमींदारी उन्मूलन कानून के अंतर्गत ये था कि हमारा जब देश आजाद हुआ, कुछ लोगों के पास बीघा का बीघा जमीन था, ठीक है ना, बीघा का बीघा जमीन था। तो सरकार ने क्या किया कि नहीं, आपको इतना सारा जमीन रखने का अधिकार नहीं होगा। आप, उन्होंने कुछ सीलिंग बना दी कि नहीं, आप 1-2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा और व्यक्ति के अनुसार जमीन रख सकते हैं, बाकी जमीन आपको बिहार सरकार छीन लेगी, ठीक है ना। और जो लोग गरीब हैं, जिसके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन दे दिया जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। सरकार में जमींदारी उन्मूलन कानून का क्या मतलब है कि जमींदारी जो सिस्टम था पहले से, जो अंग्रेज के टाइम में, उसको हम लोग तोड़ के उसको क्या करते हैं, सही कर लेते हैं, और जिसके पास ज्यादा जमीन है उसको लेके हम गरीबों के बीच में बंटवारा कर देंगे। ये जमींदारी उन्मूलन कानून। उसके अंतर्गत क्या हुआ, अब चूंकि देखिए, अब विवाद इसलिए उठा कि हमने पढ़ा कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है, पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था। क्या हुआ करता था, मौलिक अधिकार हुआ करता था। चूंकि मौलिक, जैसे आप कहेंगे कि ये क्या चीज है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। जब मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हमारा अधिकार सीधा सुप्रीम कोर्ट में तुरंत चला जाता है वो मैटर, और उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकती है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की बात करती है, तो वो जो मौलिक अधिकार का हनन हुआ, क्योंकि ये जो आपने कहा ना कि संपत्ति का अधिकार, तो चूंकि वो हमारे संविधान में, इसलिए काफी उस पर विवाद हुआ। तो अंत में जाके क्या किया हमारे संविधान ने, संविधान में हमारे संसद ने उसको, संसद मतलब क्या, नेताओं ने उसको संपत्ति अधिकार को वहां से हटा दिया। क्या किया, हमारे मूल अधिकार से हटा दिया, और उसको एक कानूनी अधिकार 300 के क में, इसको जो क्या है 300 के क के अंतर्गत एक समान कानून अधिकार का बना दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा के इसको एक कानूनी अधिकार दे दिया। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक सिंपली एक कानूनी अधिकार है, न कि एक मौलिक अधिकार, ठीक है, पहला बात। तो यही होता। अब तो हम लोग बात कर रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये नीति निर्देशक तत्व तो यही है कि नीति निर्देशक तत्व, आप जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर बताएं, एक चीज हम आपको बताना भूल गए, या पहले हम पिछले लेक्चर में बात बता के, सबसे जो इंपॉर्टेंट अंतर है दोनों में कि मौलिक अधिकार के लिए हम सीधा न्यायालय में जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व की जो का कोई अगर किसी तरह का उसमें दिक्कत होता है तो हम उसमें न्यायालय में नहीं जा सकते। इसीलिए इसके लिए शब्द आता है कि वाद योग नहीं है। मतलब क्या, सीधा सा बस है कि नीति निर्देशक तत्व इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है, ठीक है। वाद योग मतलब हुआ उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। मतलब क्या, आप ये चीज, आप क्या है ना कि आपका विशेष रूप से कोई मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आप चले जाइए संविधान न्यायालय के पास। लेकिन जब नीति निर्देशक का हनन नहीं होता है, नीति निर्देशक तत्व मतलब सरकार के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन मतलब सरकार के लिए एक सुझाव है, समझिए। मतलब हमने आपको कहा कि आप ऐसा कीजिए,
इससे इससे आपका अच्छा होगा। तो ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, सुविधा के अनुसार मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा ही है कुछ। अब संविधान निर्माताओं ने कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाइए, तो हमारी कैपेसिटी रहेगा तब तो हम शांति को बढ़ाएंगे ना। यही बात है कि जब हम बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में, तो ये सीधा संविधान कहती है आपको ये काम करेंगे तो हमारा देश प्यारा भारत अच्छा और अच्छा होगा। तो और अच्छा होगा तो हमारे पास सुविधा होगा तब ना हम अच्छे अच्छे बात करेंगे। हमारे पास पैसा नहीं होगा, रिसोर्स नहीं होगा, तो कैसे हम अच्छे अच्छे बात करेंगे। जैसे हमने आपको कितना बार कहा कि शुरू में कहा गया था कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही जोड़ा गया था कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए, तो बाद में जोड़ा गया। सुविधा हमारे पास पैसा आया, रिसोर्स आया, सुविधा हुआ तो हमने बाद में जोड़ दिया। पंचायती राज की कल्पना हमारे गांधी जी के टाइम में ही पंचायती राज की कल्पना होती कि हमारे गांधी जी कहा करते थे कि जब तक राज्य का सपना पूरा और राज्य का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, जब तक आप नीचे लेवल मतलब क्या, आप ये नहीं कि हर चीज के लिए प्रधानमंत्री हर चीज के लिए थोड़े आएंगे। नीचे लेवल पे क्या होगा, आपको पंचायत मुखिया इसका शासन चलाना पड़ेगा। ये लोग शासन करेंगे ना, तब जाके जो है देश का विकास होगा। स्वाभाविक बात, जैसे गाँव का कोई समस्या है, नहर नाले का समस्या है, खेत का समस्या है, तो प्रधानमंत्री थोड़े आएंगे आपको समस्या को देखने। सिंपल सी बात है, आपके गाँव के जो मुखिया है, पंचायत, वो देखेंगे। तो बाद में जाकर फिर उसको जोड़ा गया हमारे संविधान के जो है, इसमें आप अनुसूची में जोड़ेंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि उसमें ग्राम पंचायत और म्यूनसिपलिटी को जोड़ा गया। तो सुविधा है ग्राम पंचायत या नगरीय लेवल पे उसको जोड़ा गया उस सरकार को। तो उसके लिए अब अलग से चुनाव होते हैं, उसके अलग से अलग पद निर्धारित किया गया, उसका काम बांटा गया। तो ये हुआ कि तो क्या हम देख क्या रहे हैं कि जो नीति निर्देशक जो कल्पनाएं की थी हमारे संविधान निर्माताओं ने, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग क्या किया, उसको जोड़ लिया गया कि चलो ठीक है, आगे इसको भी जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, ताकि हमारा देश और बेहतर हो सके। तो सिंपली बात है, यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आपका जो है मौलिक अधिकार में अंतर। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट में थोड़ा सा अनुच्छेद पे, हमारा जो नेक्स्ट दिन का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम थोड़ा सा उसका अनुच्छेद एक बार चर्चा कर लेंगे। आपको एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं होना है, बता दें कि आप उसको एक बार लुसेंट के माध्यम से पढ़ लेंगे। लेकिन जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उसको स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ेंगे कि नहीं हमको आर्टिकल वाइज याद करना है, उसमें रैंडम एक बार पढ़ना है। वो तो हम आपको अलग एग्जाम के लिए कह रहे हैं, क्योंकि लुसेंट को पढ़ लेना है ताकि अलग एग्जाम में जो किस तरह क्वेश्चन आया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट आपके बोर्ड में इतने फास्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। 3 नंबर में पूछे या 5 नंबर में, तो शॉर्ट अगर 5 नंबर में क्वेश्चन है तो उसी तरह से आपको लिखना होगा, 3 नंबर में पूछे तो उसी तरह से लिखना होगा। तो आप बड़ा क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपका दोनों कवर हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए, एक टॉपिक आपका बचा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में भी हम लोग इसको अलग से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बहुत कम दिया गया है। बस इसमें इतना कहा गया है कि संविधान संशोधन 42वां संविधान 1976 के अंतर्गत इस चीज को जोड़ा गया था। बट इससे बातें कंप्लीट नहीं होती। मौलिक कर्तव्य का क्या महत्व है, क्यों जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि मौलिक, जैसे ही हम लोगों को मौलिक अधिकार मिला है ऐसे ही संविधान में नहीं जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया। तो हमारे मौलिक कर्तव्य का भी कैसे महत्व है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि मौलिक कर्तव्य को भी बाद में जोड़ा गया, तो उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसे 36 से 51 में हमारे नीति निर्देशक तो हमारे संविधान में ऑलरेडी था। और 4 के क में, ठीक है ना, 4 के क मैंने 4 क के भाग में और 51 के क में ही मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ दिया गया, ठीक है, ताकि उस पर जैसे हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा भाव हो, सेवा हो, राष्ट्र झंडा के प्रति हमारा लगाव हो, ये सब चीज पढ़ेंगे तो उसको जोड़ा गया हमारे मौलिक कर्तव्य को। तो ये रहा आपका लेक्चर आज का, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, नया सिलेबस के साथ। नए चीज़ों को हम 2 काम कर सकते हैं। कल चाहे तो हम पॉलिटी सेक्शन को ले सकते हैं या हिस्ट्री सेक्शन को शुरू कर सकते हैं। तो मेरा मन है कि पॉलिटी में अपने लगभग आधा चीज़ों को पढ़ लिया है, तो हम 3 दिन हिस्ट्री सेक्शन को चलाएंगे। तो इसलिए हिस्ट्री को कोशिश करेंगे MWF में रखने का, और पॉलिटी सेक्शन को TTS में, मतलब TT 2 दिन और एस बताते हैं। एस को अगर टेस्ट होगा तो ठीक है, नहीं तो उसमें 3 दिन आपके पॉलिटी सेक्शन चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं पॉलिटी के साथ। परसों कोशिश करेंगे हिस्ट्री ऐड करने का, ठीक है। तो कल एक दिन और आप पॉलिटी पढ़ लीजिए ताकि ये जो है मौलिक कर्तव्य तक ये चीज़ें आपको साफ हो जाए, और कल कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे। इसके बाद आपका हिस्ट्री सेक्शन जो है कंटिन्यूटी में चलेगा, उसको हम जोड़ देंगे और फिर उसका क्लास आपका लेते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।